नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि यूपी में बीजेपी किसी नए प्रयोग की तैयारी में है। इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। खबर यूं है कि कुछ देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एससी एसटी में जो सब कैटेगराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो उसका समर्थन करते हैं। और इस बयान से बहुत कुछ चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी ये जो जातियां हैं, क्या यही बीजेपी के यूपी में जो बीजेपी का भविष्य है ये उसके केंद्र में आने जा रही हैं? केशव मौर्य के बयान क्या इशारा करता है? क्या यूपी में कुछ होने जा रहा है? क्या कुछ तैयारी है जिसकी ये प्रस्तावना या भूमिका है? देखिए, यूपी में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं। यूपी में बीजेपी बुरी तरह से हारी है इस लोकसभा के चुनाव में। और उसके बाद से ये हो गया है कि जब तक एससी एसटी और ओबीसी को बीजेपी अपने साथ नहीं ला पाएगी, फिर से जो उससे छिटक गए थे, बीजेपी का भविष्य उज्जवल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो फैसला आया कि एससी एसटी जातियों में सब कैटेगराइजेशन, मतलब ये हुआ जो एससी एसटी में वे जातियां हैं जो क्रीमी लेयर नहीं है, जो बेहद पिछड़ी हुई हैं, जो अति पिछड़ी हैं, अति दलित हैं, उनको जो रिजर्वेशन पूरा मिल रहा है एससी कैटेगरी में, उसमें से एक हिस्सा अलग से दिया जाए। और आसान भाषा में समझाऊं तो एससी कैटेगरी में अगर वाल्मीकि शामिल हैं, अगर धानुक शामिल हैं, अगर उसमें बाजीगर शामिल हैं, सपेरा समुदाय शामिल है, तो उनका रिजर्वेशन अलग कर दिया जाए कि आपको इतना परसेंट, टोटल एससी को इतना परसेंट मिल रहा है, उसमें से इतना सिर्फ आपका ही होगा, इतना वाल्मीकि के लिए होगा, इतना धानुक के लिए होगा। उससे क्या होगा कि वे जातियां जो बेहद पिछड़ी रह गई हैं वे उभर करके सामने आएंगी। तो केशव मौर्य ने यह बात कही कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और उस फैसले के बाद कल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा पहला फैसला होगा कि हम इस सब कैटेगराइजेशन को लागू करने जा रहे हैं। और आज कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये फैसला ले भी लिया। यानी कि हरियाणा ने यह फैसला ले लिया है कि जो 20% का रिजर्वेशन वहां पर है एससी के लिए, उसमें अब सब कैटेगराइजेशन होगा। यानी कि उसमें जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको अलग से रिजर्वेशन का कोटा मिलेगा और वो आगे आ सकेंगी। अब सवाल ये है कि हरियाणा में ऐसा क्या है जिसका यूपी कनेक्शन है? हरियाणा में देखिए 36 जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं, और उन 36 जातियों में वे जातियां शामिल हैं जो बेहद पिछड़ी हुई हैं, जो चमड़े के कारोबार से जुड़ी हुई नहीं है और पिछड़ी हुई हैं। उनमें उनको अलग से रिजर्वेशन की वहां मांग चल रही है। बाकायदा वहां पर दलित ए महापंचायत हो चुकी है। इनको दलित ए कहा जा रहा है कि ए कैटेगरी की दलित जातियां जो ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। आपने जो बी कैटेगरी की हैं, जो उभर चुकी हैं, जिनका उत्थान हो चुका है, जिनके घर में कई सरकारी बड़े बड़े सरकारी पद आ चुके हैं, उनको तो रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन दलित ए को नहीं मिल रहा है। ये पंचायत वहां पर हुई है। और स्थिति ये हरियाणा में हुई कि साल 2020 में हरियाणा की विधानसभा को बाकायदा एक प्रस्ताव पास करना पड़ा, और प्रस्ताव पास करके ये कहना पड़ा कि वे सब कैटेगराइजेशन करेंगे। ये प्रस्ताव हरियाणा में पास हो चुका है। अब इसी की तस्वीर हरियाणा से बाहर निकल के उत्तर प्रदेश में अब दिखती जा रही है। अब दोनों में फर्क समझिए, हरियाणा और यूपी में बेसिक अंतर क्या है। मैंने बताया अभी, यहां पर 36 जातियों का जिक्र किया जो कि बेहद पिछड़ी हुई है हरियाणा में। यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में कुल जो संख्या है वो है 66। अनुसूचित जाति के तहत 66 जातियां आती हैं, और इन 66 जातियों में से ऐसी कई जातियां हैं जो कि, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको वाल्मीकि का दिया, वाल्मीकि अनुसूचित जातियों में से आते हैं, और वो लगातार ये मांग करते आ रहे हैं, वाल्मीकि हो गए, धानुक हो गए, कि उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। ये मांग वो लगातार करते आ रहे हैं। यूपी में 66 हैं, बिहार में 23 है, महाराष्ट्र में 59 हैं, और आंध्रा में 60 हैं। आंध्रा में भी एक मडिगा नाम की कम्युनिटी है जो अनुसूचित जाति में आती है, और वहाँ भी डिमांड चल रही है कि उसको अलग से कोटा दिया जाए, अनुसूचित जाति में से अलग से उसका हिस्सा दिया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में केशव मौर्य ने जो बयान दे दिया है कि मैं इसका स्वागत करता हूं, और ये भी कहा है मेरी व्यक्तिगत राय ही ये है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये व्यक्तिगत राय है मेरी कि यूपी में अनुसूचित जो जातियां हैं उनमें से कोटा पिछड़ी, जो ज़्यादा पिछड़ी हुई, जो महादलित जातियां, उनको दिया जाए।
यानी कि उसका वर्गीकरण किया जाए, जिसका कि मायावती जम करके विरोध कर रही है, जिसपे कांग्रेस असमंजस में है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के ही अपने दलित सांसद जो है पीएम से मिल चुके हैं। उनका ये कहना था कि ये मत कीजिए, ये बंटवारा मत कीजिए, ये उनका कहना था। ये बात भी सामने आ चुकी है। ऐसे में जब केशव मौर्य ये स्टैंड लेते हैं तो इसका आशय क्या है? इसका आशय बड़ा सीधा सा दिखाई पड़ता है, और जो आशय है वो तथ्यों से, उसके पीछे तथ्य भी हैं कि बीजेपी के लगातार SC ST OBC का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो OBC अभ्यर्थी लगातार गुहार कर रहे हैं, उनकी आज तक उनका मामला सुलट नहीं सका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया और राज्य सरकार फिर भी कोई फैसला नहीं ले पाई। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां पर स्टे हो गया और 69,000 OBC के विद्यार्थी गुहार करते रह गए। OBC समाज में ऐसा माना जा रहा है बहुत ही खराब संदेश गया। और ऐसे में केशव मौर्य तब भी उन OBC छात्रों से मिले थे और इस समय भी केशव मौर्य ने एक स्टैंड ले लिया है कि वे दलित जातियों में इस वर्गीकरण के फैसले का स्वागत करते हैं। तो इसका आशय क्या है? आशय इसका यही निकल रहा है कि दलितों और पिछड़ों की एक आवाज, एक चेहरे के तौर पर केशव मौर्य ने अपनी पोजीशनिंग कर दी है। और ये उस दौर में है जब यूपी को लगातार नुकसान हो रहा है। साल 2014 के बाद 2017 का चुनाव होता है, 17 के बाद 2019 का चुनाव होता है। 2014 में जो बीजेपी की सीटें होती हैं वो 19 में घट जाती हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में 2017 में जो होती हैं 2022 में घट जाती हैं। फिर 2024 का लोकसभा आता है, उसमें बीजेपी की दुर्गति हो जाती है। तो बीजेपी की लगातार सीटें घट रही हैं और कहा जा रहा है कि SC ST OBC यही जातियां बीजेपी से छिटक गई हैं, जिससे बीजेपी का ये बुरा हाल हो गया है। तो ऐसे में आखिरी बात और वही सवाल, क्या बीजेपी की चेहरा बदलने की तैयारी हो चुकी है और यूपी में बीजेपी का चेहरा उसी वंचित समुदाय का कोई नेता होगा जिसके वोट के दम पर बीजेपी ने 2 सीटों से लेकर के 80 से अधिक सीटें और अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में संसद में बहुमत 2 बार पा करके और तीसरी बार बहुमत के करीब आकर के और बतौर NDA बहुमत पा करके तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या यूपी में चेहरा बदलने जा रहा है? संकेत जो हैं वो यही कहानी कह रहे हैं। ये मामला बेहद दिलचस्प है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।